गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक हमने किया था ओम का नियम, और उस नियम में हमने क्या किया था, कोई भी हमारा सिंपल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो, तो उस सर्किट में हमने वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस, उस नियम के द्वारा तीनों ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। और इन तीनों का आपसी क्या संबंध था वो भी इस नियम के तहत हमने जानने की कोशिश की थी। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इससे अलग है। हालांकि वो ओम्स लॉ को ही फॉलो करता है, लेकिन जो टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। अब ये जो नियम है ये कहाँ पर लागू होंगे और क्या इससे कैलकुलेट करेंगे और कितने नियम होंगे, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे ओम्स लॉ में हमने किया था सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट था, लेकिन हर बार सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं मिलता। कई बार कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे होते हैं जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट हुआ करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलते हैं। हो सकता है एक से अधिक वोल्टेज सोर्स आपको मिले, हो सकता है एक से अधिक ब्रांचेज मिले। तो ऐसे सर्किट में वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं उसको। उस सर्किट में वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट कैसे चेक करेंगे, कैसे इनकी कैलकुलेशन होगी, वो सारा डिस्कस करते हैं हम। वहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिए थे। एक नियम था करंट से संबंधित कि करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसी उसकी डायरेक्शन रहेगी सर्किट में, और एक नियम था वोल्टेज से संबंधित कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, किरचॉफ के नियम। तो पहला नियम है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में KCL कहा जाता है। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो KVL नाम से जाना जाता है। ये वोल्टेज से संबंधित है। किरचॉफ्स करंट लॉ करंट से संबंधित है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वोल्टेज से संबंधित है। अब हम ये देखेंगे कि किरचॉफ्स करंट लॉ की स्टेटमेंट क्या है और कैसे ये किसी सर्किट में काम करेगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है और किसी सर्किट में वो क्या काम करेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम किरचॉफ्स पॉइंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें पॉइंट क्या है वो हम जानेंगे इसमें, उससे पहले स्टेटमेंट क्या है। किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार कि किसी भी पॉइंट पर, जिसे हम नोड या जंक्शन कहेंगे, सर्किट में किसी भी नोड या जंक्शन पर जो आपके इनकमिंग करंट्स हैं वो हमेशा आउटगोइंग करंट्स के बराबर होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये A मेरा एक नोड है या जंक्शन है, इस पर अगर मैं 5 तरीके के मैंने करंट लिए हैं, अगर इन करंट्स की डायरेक्शन देखता हूँ मैं, जो मैंने एरो के द्वारा दर्शाई है, यहाँ पर I1 इस पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ आता नज़र आ रहा है, ये इसका इनकमिंग करंट है। I2 इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये आउटगोइंग करंट है। I3 इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, ये भी आउटगोइंग करंट है। I4 इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, ये भी आउटगोइंग करंट है। I5 की अगर डायरेक्शन देखूँ तो वो पॉइंट की तरफ है, ये इनकमिंग करंट है। इस प्रकार से अगर किसी भी नोड या जंक्शन पर करंट आकर मिलते हों तो जो इनकमिंग करंट होंगे वो हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होंगे। पहली स्टेटमेंट इसकी यही है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर दूसरी तरीके से इसको कहा जाए, दूसरे तरीके से क्या है कि किसी भी पॉइंट पर जो जितने भी करंट मिलते हैं, चाहे वो इनकमिंग करंट है चाहे वो आउटगोइंग करंट है, अगर सबका अलजेब्रिक सम किया जाए, बीजगणितीय योग किया जाए, तो वो हमेशा 0 होता है। सभी करंट का जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा 0 होता है। अब ये 0 कैसे होगा, या इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर कैसे होगा, ये हम जानते हैं। मान लीजिए हमारा पॉइंट A है, यहाँ पर I1 और I5 हमारे इनकमिंग करंट है जो पॉइंट्स की तरफ आते हुए हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इनकमिंग करंट है I1 प्लस I5 हमारा टोटल करंट इनकमिंग ये है।
अगर आउटगोइंग करंट की बात करें, आउटगोइंग करंट हमारे I2 है, I3 है और I4 है। तो जितने भी इनकमिंग करंट है I1 प्लस I5 ये हमारे इनकमिंग करंट है। ये हमेशा किसके बराबर होंगे? जो आउटगोइंग करंट है, और आउटगोइंग करंट हमारे हैं I2 प्लस I3 प्लस I4 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहली स्टेटमेंट के हिसाब से ये है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हमारे I1 और I5 है और आउटगोइंग करंट मेरे I2, I3 और I4 है। अगर दूसरी स्टेटमेंट की बात करें कि इन सब करंट्स का जो बीजगणितीय योग है, अलजेब्रिक समय, वो हमेशा जीरो होगा। वो कैसे होगा? आप क्या करो, जितने भी ये करंट आउटगोइंग है इनको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। I1 प्लस I5 ये सारे उस तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे और जब अगर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी इनकी। तो इनका जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा जीरो होता है। अगर इस स्टेटमेंट को एक सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको समझाया जाए तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, ये जो नोड ए पॉइंट क्या है? नोड है। ये मेरा ईएमएफ सोर्स है, कोई भी बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से I1 करंट फ्लो करता है, I1 करंट यहाँ से होता हुआ जैसे ही ए पॉइंट पर जाएगा, इस ए पॉइंट पर आगे इसके लिए दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं, एक यहाँ पर जाने के लिए और एक यहाँ पर जाने के लिए। अब ये जो I1 करंट मान लीजिए 6 एम्पियर का करंट है। फॉर एग्जांपल मैंने माना है कि यहाँ पर टोटल इस ब्रांच में 6 एम्पियर का करंट है। जैसे ये 6 एम्पियर का करंट ए पॉइंट पर जाएगा तब यहाँ पर इसके लिए आगे दो अलग अलग रास्ते हैं, एक R2 से होकर और एक R3 से होकर जाएगा। अब यहाँ पर जितनी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के अनुसार ये जो 6 एम्पियर का करंट है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए ये हिस्सा 4 एम्पियर और ये हिस्सा 2 एम्पियर है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग 4 एम्पियर का करंट यहाँ चला जाएगा और 2 एम्पियर का करंट यहाँ चला जाएगा। तो इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितना है मेरा? 6 एम्पियर है और आउटगोइंग करंट कितना है? 4 प्लस 2 6 एम्पियर है। तो फाइनली ये 2 एम्पियर का करंट और ये 4 एम्पियर का करंट घूमकर यहाँ पर वापस आ जाएगा इस टर्मिनल तक। यहीं से शुरू होगा, ये सारा करंट यहाँ से पूरे सर्किट में से घूमकर वापस आएगा। तो जब यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर I1 दोबारा इसकी वैल्यू कितनी होगी? I2 प्लस I3 वही 6 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि किसी भी पॉइंट पर कितना भी इनकमिंग करंट होगा वो हमेशा आउटगोइंग करंट के ही बराबर होगा। जितना करंट यहाँ आएगा उतना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग ब्रांचेज में और फाइनली वो कलेक्ट होकर वापस उतना ही सर्किट को कंप्लीट कर देगा। तो जितना भी इनकमिंग करंट है वो हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा किसी भी नोड या जंक्शन पर। तो ये तो था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें हमें करंट्स की कैलकुलेशन पता चलती है कि कहाँ पर किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल कहा गया, इसका दूसरा नाम, जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ का दूसरा नाम पॉइंट लॉ था, उसी प्रकार से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का दूसरा नाम है मैश लॉ। मैश लॉ भी है इसका दूसरा नाम। इसकी स्टेटमेंट क्या है? वोल्टेज से संबंधित, जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज की ही कोई बात होगी, तो यहाँ पर क्या है, एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें अलग अलग दो ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, मेन ब्रांच ये है। ये ए पॉइंट मेरा नोड या जंक्शन है। ये एक ईएमएफ सोर्स लगाई है मैंने बैटरी 40 वोल्ट की, और मान लीजिए यहाँ पर ये R1 3 ओम का लगाया है, R2 5 ओम का है, R3 1 ओम का है। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सर्किट है, ये हमारा क्लोज्ड सर्किट है, ये अगर आपके पास एक क्लोज्ड सर्किट है तो उस सर्किट में आपने जितने भी ईएमएफ लगाई है, जो मैंने ये ईएमएफ सोर्स लगाया है, ईएमएफ सोर्स लगाने के बाद पूरी ब्रांचेज में, सर्किट में जितने भी ब्रांचेज हैं, पूरी ब्रांचेज में, सभी ब्रांचेज में जहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, उन वोल्टेज ड्रॉप्स का जो जोड़ होता है वो इसके बराबर होता है। मतलब ये रेजिस्टेंस
एक है इसमें अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये R2 में अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R3 में अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये अपनी वोल्टेज की खपत करेगा, ये अपनी वोल्टेज की खपत करेगा, ये भी वोल्टेज की खपत करेगा। तो जितनी भी यहाँ पर EMF सोर्स आपने लगाया है और जितने भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यही स्टेटमेंट है कि जो सर्किट की टोटल EMF होती है वो किसके बराबर होती है, सर्किट में होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप्स के जोड़ के बराबर। और दूसरी स्टेटमेंट अगर देखें कि अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग किसका, EMF का और सभी वोल्टेज ड्रॉप्स का जो बीजगणितीय जोड़ होता है, योग होता है, वो हमेशा 0 होता है। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कैसे सत्यापित होगी वो हम देखते हैं। 40 वोल्ट की एक बैटरी मैंने लगाई है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। इस सर्किट में जैसे बताया था कि 6 एम्पियर का करंट है, 4 एम्पियर का यहाँ डिवाइड हो गया और 2 एम्पियर का यहाँ चला गया। तो उसी कंसेप्ट को हम आगे लेते हैं। ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और करंट की अगर बात करें 6 एम्पियर करंट यहाँ पर है, 4 एम्पियर यहाँ पर है, 2 एम्पियर यहाँ पर है। टोटल EMF मेरी है 40 वोल्ट। अब इन तीनों ब्रांचेज में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स को अलग अलग कैसे कैलकुलेट करेंगे। R1 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, V = IR एज पर ओम्स लॉ। ओम के नियम में वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज = I × R। तो R1 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I1 R1, ये R1 है, ये I1 है। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें 6 एम्पियर का करंट गुजरता है। तो ओम्स लॉ के अनुसार इसकी कैलकुलेशन बनेगी 18 वोल्ट। तो ये जो मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है ये 18 वोल्ट की कंजप्शन करेगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 18 वोल्ट का वोल्टेज की कंजप्शन करेगा ये। अगर R2 की बात करें, R2 5 ओम का है और इसमें से 4 एम्पियर का करंट गुजरता है। तो ओम्स लॉ के अनुसार I2 R2 = 4 × 5 = 20 वोल्ट। मतलब ये जो रेजिस्टेंस R2 5 ओम का है ये 20 वोल्ट की कंजप्शन करेगा। और अगर R3 की बात करें, I3 R3 = 2 × 1 ओम और 2 एम्पियर इसमें से करंट है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इन पूरे सर्किट की जो तीनों ब्रांचेज हैं उसमें जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा आ जाता है 40 वोल्ट। अब हमने यहाँ पर नज़र डालेंगे, हमने इस सर्किट को टोटल EMF या टोटल वोल्टेज कितना दिया, हमने 40 वोल्ट। अब इस 40 वोल्ट को ये जो रेजिस्टेंसेस और करंट है जो अलग अलग वैल्यू के अनुसार अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, लेकिन कहीं पर भी कितना ही वोल्टेज ड्रॉप क्यों ना हो जाए वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना वोल्टेज हमने दिया है। वही हमारी स्टेटमेंट थी इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की कि किसी भी सर्किट में जो EMF दी जाती है वो हमेशा पूरे सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स के जोड़ के बराबर होती है। तो अगर मैंने 40 वोल्ट की EMF इस सप्लाई को, इसको सर्किट को दी है, तो इसकी तीनों ब्रांचेज में इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू और करंट की वैल्यू के अनुसार जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उनका तीनों का जोड़ भी उतना ही होगा जितनी EMF हमारी है। अगर हमने यहाँ पर 40 वोल्ट मेन सप्लाई दी है तो हर एक ब्रांच में टोटल चाहे अलग अलग बेशक हो वो, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू के अनुसार ये वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे, लेकिन फाइनली अगर सबका टोटल कैलकुलेट करें तो वो उतना ही होगा जितनी हमने EMF सोर्स लगाई है। और यही हमारी स्टेटमेंट है कि किसी भी बंद सर्किट में जो दी गई वोल्टेज है वो हमेशा सर्किट में होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप्स के जोड़ के बराबर होती है। यहाँ पर अगर बात करूँ E कितनी थी मेरी 40 वोल्ट, V1 कितना है 18 वोल्ट, V2 कितना है 20 वोल्ट और V3 कितना है 2 वोल्ट। तो क्या हो गया 40 = 40। तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। तो ये था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें करंट के बारे में कि किसी भी पॉइंट या नोड पर मिलने वाले सभी करंट इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होते हैं। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जो किसी भी बंद सर्किट में जो हमने ईएमएफ सोर्स लगाया है उसकी जो वोल्टेज है वो पूरे सर्किट में होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप्स के जोड़ के हमेशा बराबर होती है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम करंट की भी और वोल्टेज की भी हर एक ब्रांच में हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही किरचॉफ्स लॉ में एक दो डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली सर्किट का आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी सर्किट जहां पर ईएमएफ सोर्स लगा हो और सर्किट एलिमेंट्स लगे हों, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई करंट गुजरता हुआ सभी लोड में से होता हो वापस इस पर आ जाए तो ये हमारा एक क्लोज्ड सर्किट कहलाता है। दूसरा नोड का मतलब क्या होता है? इस सर्किट की अगर बात करें ए जो पॉइंट है वो नोड है। नोड का मतलब क्या होता है? किसी भी सर्किट में वो पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक करंट गुजरते हों या दो से अधिक ब्रांचेस आपस में मिलती हों, वो पॉइंट नोड कहलाता है। तीसरा है ब्रांच का मतलब क्या है? किसी भी सर्किट में कोई भी करंट के लिए वो लाइन जो इंडिविजुअल या कोई सोर्स हो या कोई रेजिस्टेंस हो जिसमें से करंट होकर गुजरता हो, एक सिंगल लाइन, वो ब्रांच कहलाती है। जैसे इस सर्किट की अगर बात करूं, 3 ब्रांचेज हैं इसमें। ये एक मेन ब्रांच है, इस मेन ब्रांच से 2 अलग अलग ब्रांचेज और चली गई। एक ब्रांच ये है, यहाँ से एक ब्रांच ये चली गई, यहाँ से एक ब्रांच ये चली गई। तो किसी भी सर्किट में ब्रांचेज अलग अलग हो सकती हैं, जिसमें चाहे कोई सप्लाई सोर्स हो, चाहे कोई एक अकेला रेजिस्टेंस लगा हो, जिसमें से सिंगल लाइन में करंट गुजरता, वो ब्रांच कहलाती है। तो सर्किट, नोड और ब्रांच ये एक अहम चीज़ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को जानने के लिए कि नोड क्या है, ब्रांच क्या है और कंप्लीट सर्किट क्या है। तो इस प्रकार केसीएल और केवीएल जिसकी हमने डेफिनेशन की और जिसको हमने सत्यापित करने की कोशिश की है। थैंक यू।